नमस्कार, मैं प्रेम वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं प्रेम वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी एमटीएस 2021-22 8 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो इस शिफ्ट में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो अप्रोच होगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि एग्जाम में आपको जिस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो सिखाने का मेरा प्रयास है। तो अगर आपका टारगेट एसएससी एमटीएस 2022-23 एग्जाम है तभी ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या उसके अलावा अगर आप किसी भी एसएससी के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो भी ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक धनराशि 3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 315 रुपए है। मतलब एक धनराशि पर 3% की दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 315 है। तो उसी धनराशि पर 2 वर्षों में 4% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सिंपली आपसे ये पूछा गया है कि 3% की दर से 3 साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज 315 है तो 2 वर्ष में 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आपको वो निकालना है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि वो मूलधन निकालेंगे। मूलधन निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है। अगर 3% पहले साल मिला तो दूसरे साल भी 3% और अगले साल भी 3%। तो 3 साल में कितना ब्याज मिला, 9%। तो 9% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 315। अब अगर 2 वर्ष में 4% की दर से अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो भाई कितना होगा। देखो, पहले साल तो 4% ब्याज मिलेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। दूसरी साल ये 4% तो रहेगा और 4 का 4% और ब्याज मिलेगा, यानी कि 0.16% और ब्याज मिला। यानी कि टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला 2 साल में वो कितना मिला, 8.16%। तो बस आपको 9% की वैल्यू दी है और यहां से आपको 8.16% की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 9 से काटेंगे, 9 × 27 और 9 × 5 = 45। तो आपको इतने परसेंट की वैल्यू बतानी है। तो भाई कितनी होगी, 8.16% की अगर वैल्यू निकालनी है तो कितनी होगी, 8.16/100 इंटू आपका, अगर परसेंट को हटा दें, और इंटू आपका कितना हो जाएगा। देखो 1% की ये वैल्यू है तो इससे डायरेक्ट हम इसको गुणा कर देंगे। 1% की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है, 35। तो 8.16% की वैल्यू कितनी होगी, 8.16 को 35 से गुणा कर देंगे। अब पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे। तो 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8 और न जाने का 0, 4 चक्कू 16 और यहाँ पे 25 बढ़ जाएगा। 5 × 7 = 35 और 5 × 25। 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 4 = 28, 2 और 7 दूनी 14। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और यहाँ पे 5 × 8 = 40 और 5 × 25 = 5 × 30। यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो सिर्फ आपकी कैलकुलेशन है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो आप सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन काफी सिंपल है। देखो, दिया हुआ है कि एक वस्तु का मूल्य 750 रुपए है। इस पर ऐसा मूल्य अंकित किया गया है जिससे 30% का लाभ प्राप्त किया जा सके। यदि किसी ग्राहक को इस पर 15% की छूट मिलती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, 750 इसका सीपी है, इस पे इसका जो एमआरपी है वो कितना रखा जाता है ताकि 30% का लाभ प्राप्त किया जा सके। यानी कि इसकी वैल्यू को कितना बढ़ा दिया जाता है, 30%। यानी कि इसको कितना बना दिया गया, 130%। और फिर इस पर डिस्काउंट दे दिया गया, कितना, 15% का। यानी कि इसे कितने का बेचा गया, 85% में। बस यही आपका विक्रय मूल्य होगा, ये आपको निकालना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल हो गए। 25 से काटेंगे, 25 × 3 = 75, 25 चक्कू 100। अब यहाँ पे गुणा कर लो, कितना होगा, 13 × 3 = 39 और यहाँ पे कितना आएगा आपका, 13 × 3 = 39 और यहाँ पे देखो 17 और बटे यहाँ पे नहीं, फिर से सॉल्व करते हैं इसे, थोड़ा सा इसी पोर्शन को दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे कितना होगा, 750 और इसकी वैल्यू हमने 30% बढ़ा दी, यानी कि इसका एमआरपी कितना हो गया, 130/100 और फिर इस पर 15% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 85/100 में हमने बेच दिया। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया आपके। 25 से काटेंगे, 25 × 3 = 75 और 25 चक्कू 100। अब 13 × 3 = 39 इंटू 85/4 आएगा। तो मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना होगा आपका। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 85 और 39 के अगर गुणा करें तो कितना आएगा, 9 × 5 = 45 और 9 × 8 = 72 और 4 कितना हुआ आपका, 76
और तिपच 15, हाजिर लगा 1 और 3 24 और 1 कितना हुआ 25, 5 और 6 5 11 और 7 5 12 और 1 13 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यानी कि कितना हो गया आपका 3315 और बटे 4। तो 4 से काटेंगे कितने बार जाएगा 4 8 32, 1 बचा, फिर कितने बार जाएगा 4 दूनी 8, फिर कितना बचा, फिर आपका 3 बचा, फिर 4 8 32, यानी कि 828.75 आएगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक कार का क्रय मूल्य इस कार को बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है, यानी कि अगर हानि 1 की होती है तो क्रय मूल्य कितना है 5 है। तो यही पूछ रहा है कि हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो हानि या लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं, तो इसे 100 से कंपेरिजन इसका कर देंगे, तो इसका मतलब है हानि कितनी आएगी आपकी 20%। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है आपसे क्या पूछा गया। देखो ये तो नॉर्मल सी बात लिखी है, यहाँ पे पाई चार्ट के बारे में बताया गया कि मतलब कौन दर्शाता है। मेन जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो ये पूछा गया कि वर्ष Y2 और Y8 को मिलाकर टीम द्वारा खेले गए सभी मैचों की संख्या सभी 8 वर्षों में टीम द्वारा खेले गए सभी मैचों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो Y2 टोटल ये कितना है आपका 360 डिग्री है, ठीक है। टोटल ये कितना है, जब पूरा सर्किल घूम लेते हैं तो एंगल कितना बनता है 360 डिग्री। अब Y2 और Y8 360 का कितना परसेंट है आपसे ये पूछा गया बस। तो Y2 में भाई कितना है 36 है और Y8 में कितना है आपका 12%। तो टोटल ये कितना हो गया आपका 48। तो 48 बटे 360 इंटू 100, तो 24 दूनी 48, 24 इक्कन 24, 24 पंचे 120, 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 5 या 15, यानी कि 40 बटे 3, तो कितना जाएगा आपका 13.33 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल क्वेश्चन है। देखो 16 का वर्ग कितना होगा 256, फिर यहाँ पे फोर्थ रूट निकालना है। फोर्थ रूट का देखो अगर रूट लगा होता है इसका मतलब जो चीज अंदर अगर 2 बार है तो बाहर निकल के 1 बार आएगी। अगर फोर्थ रूट है इसका मतलब है अगर वो 4 बार होगी तो बाहर निकल के 1 बार आएगी। तो फोर्थ रूट किसका होगा, देखो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चक्कू 256, यानी कि इसका अगर हम फोर्थ रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, प्लस 2147 इसका क्यूब रूट है, तो ये किसका होता है 13 का होता है, तो यहाँ पे 13 जाएगा। तो 256 में से 4 गया तो कितना बचा आपका 252 प्लस 13 आपका, तो कितना हो गया आपका 265, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि p बराबर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 8 है, ठीक है, 5 की पावर 8 और q बराबर है 3 की पावर 5 और 7 की पावर 3, तो p और q का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जो इसको भी डिवाइड कर दे, जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, और एचसीएफ क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। तो अब एक बात बताओ आप कि अगर मैं आपसे कहूं 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो 12 होगा, जाहिर सी बात है, क्यों, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन है कुछ कॉमन नहीं, इसका मतलब इनका जो एलसीएम होगा वो इन सभी का गुणनफल होगा, यानी कि 2 की पावर 3, 5 की पावर 8, 3 की पावर 5, 7 की पावर 3। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला वाला। और अगर कुछ कॉमन होता तो वो छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 40 अधिकारियों वाले कार्यालय में क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के अधिकारियों का औसत वेतन कितना है, 600, 750, 1000 प्रतिदिन है, ठीक है। कार्यालय में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के अधिकारियों की संख्या जो है वो 5, 4 और 1 के अनुपात में है। यदि अधिकारियों की कुल संख्या 40 है तो सभी अधिकारियों का मासिक औसत वेतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि उस महीने में दिनों की संख्या कितनी है 40 है, तो टोटल महीने का औसत वेतन आपको बताना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो पहले से समझो। यहाँ पे इनकी संख्या का जो अनुपात है वो कितना है 5, 4, 1, यानी कि 5, 4, 9 और 1, 10, और टोटल कितना है 40, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू 4 के बराबर। तो भाई ए बी सी, तो इसमें कितने हो गए 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 5 चक्कू 20, यानी कि इसमें अधिकारी कितने हैं 20 हैं। दूसरे वाले में कितने होंगे 4 चक्कू 16, और इसमें कितने हैं 4। इनका जो प्रतिदिन का यानी कि डेली का जो वेतन है वो कितना है, इसका कितना है, पहले वाले का 600 है, दूसरे वाले का कितना है 750 है, तीसरे वाले का कितना है 1000। अब देखो अगर आप इसका पूरा महीने, आपको महीने का निकालना है, यानी कि 30 से इसको भी गुना करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है,
तो बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि 1, 2 और 3 इसका एवरेज क्या होगा, तो 3, 2, 5 और 1 6/2 करेंगे तो कितना आएगा 3। अगर हम इससे 50 से गुणा कर दें इसको, तो इसका एवरेज सभी का कितना होगा, इसके एवरेज में भी 50 से गुणा हो जाएगा, चाहे आप सॉल्व कर लो। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसका डेली का इनका एवरेज निकाल लेंगे, और चूंकि मासिक पूछा गया है तो हम 30 से गुणा कर देंगे। तो अगर 20 लोगों को डेली 600 रुपए उनकी आमदनी होती है, तो अगर इनका कंबाइन एवरेज हमें निकालना हो तो मैंने आपको जुगाड़ बताया, मान लो कि सभी का एवरेज कितना है 600, और फिर उन्हें एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर तो 600 है, यहाँ पे कितना ज्यादा है 150, तो एक बंदे में 150 ज्यादा है, तो 16 लोगों में कितना ज्यादा होगा, तो गुणा कर लेंगे भाई, कितना ज्यादा है 0 और 15 छक्का 90 और 15 एकन 15 और 9 कितना हुआ 24, यानी कि 2400 यहाँ पे ये ज्यादा मिला हमें। यहाँ पे 1000 है तो कितना ज्यादा है एवरेज से 400, तो 4 लोगों में कितना होगा ज्यादा 1600, तो ये एक्स्ट्रा बचा हमारे पास कितना 4000। तो 4000 को टोटल 40 लोगों में अगर डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है प्रत्येक को कितना और मिलेगा 100 और मिल जाएगा, यानी कि जो एक्चुअल एवरेज होगा वो कितना होगा 700। क्लियर। अब सभी का टोटल जो एवरेज है वो कितना आ गया 700, और 30 दिन का निकालना है, यानी कि पूरे महीने का निकालना है, तो 30 से गुणा कर दो, यानी कितना हो जाएगा 21000। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आया तो ये वीडियो है, दोबारा आप रिकैप करके देख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घनाभ का जो आयतन है वो कितना है 3300 है, 3300 सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई का योग कितना है 37 है, और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है 13। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी आपको दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया है तो बड़ी संख्या यानी कि लंबाई अगर निकालनी तो क्या करेंगे, इनको जोड़ के आधा कर देंगे। 37 और 13 50, 50 का आधा करेंगे तो कितना होगा 25। ये चीजें आपके काम आएंगी, क्योंकि जितना आप शॉर्ट कर सकते हो वो चीजें आपके काम आएंगी। ठीक है। चौड़ाई कितनी होगी, इनको घटा के आधा कर देंगे, तो 37 में से 13 गया तो कितना बचा 24, 24 का आधा करेंगे तो कितना होगा 12। अब घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 3300 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, लंबाई कितनी है 25, चौड़ाई कितनी है 12, ऊंचाई मान लेते हैं h है। ठीक है। तो 25 से काट लेंगे भाई, अगर इसे 100 मान लें तो 25 चक्कू 100 हुआ। अब 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 11 तिया 33, यानी कि h की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 11 होगी। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है P, Q और R मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं, P और R उस काम को 40 दिन में करते हैं, वही काम Q अकेले कितने दिन में करेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P, Q और R किसी काम को 15 दिन में करते हैं, P और R उस काम को 40 दिन में करते हैं, तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा इसका, तो एलसीएम लेने का सबसे अच्छा जुगाड़ मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर आपको नहीं पता तो मान लो इसका एलसीएम कितना है 15। अब वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो इससे भी कट जाए इससे भी कट जाए, तो भाई 40 के पास गए तो 40 कितना होता है 5 8 40 होता है, तो 5 तो है हमारे पास, 8 की कमी है, यानी कि ये इसका एवरेज होगा। क्लियर। तो कितना हुआ 15 8 120, 120 हो गया। तो ये कितने लड्डू बनाता है, 15 से डिवाइड करेंगे 8, ये कितने बनाता है 3। अब देखो P और R मिलकर 3 लड्डू बनाते हैं, और P, Q और R मिलकर कितने लड्डू बनाते हैं 8। इसका मतलब क्या हुआ, Q जो है वो अकेले एक दिन में 5 लड्डू बनाता है। तो सारे के सारे लड्डू अगर 120 के 120 लड्डू Q से बनवाए जाए तो कितना टाइम लगेगा, 120/5 यानी कि 24 दिन। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई क्या होगी। देखिए आयत क्या होता है, इस तरीके से आयत बनता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये समकोण त्रिभुज ही बनाता है। क्लियर। ठीक है। तो अगर ये L है ये B है तो इसका जो विकर्ण होगा वो क्या होगा √L² + B²। तो हम कह सकते हैं कि ये जो विकर्ण की लंबाई है 20 है और इसका मान क्या होगा √L² + B²। तो लंबाई निकालनी है, अगर हम इसका √ हटाएं तो यहाँ पे वर्ग कर देंगे 400, तो L² + B की वैल्यू कितनी दी है 12, 12 का वर्ग करेंगे 144, इधर ले जाएंगे कितना होगा 256, L², तो L की वैल्यू कितनी होगी √256 यानी कि 16। अब यहाँ पे आपको ये मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, बाकी अगर आप थोड़े और दिमाग रखते हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि अगर ये भाई चूंकि आयत जो होता है उसमें क्या बनता है समकोण त्रिभुज बनता है, तो अगर कर्ण की वैल्यू 20 है, एक चौड़ाई जो है 12 है,
तो भाई 20, 12 और 16 का जो होता है वो ट्रिपलेट बनता है, तो 16 ही होगी इसकी जो पूछी गई है लंबाई वो। तो समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि एक ट्रेन 600 मीटर और 300 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 80 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखो जब ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करती है जिसकी लंबाई उसकी तुलना में ना के बराबर ना हो, तो ट्रेन कितनी दूरी तय करती है, अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई के बराबर। जैसे अगर पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई की बराबर दूरी तय करेगी, लेकिन अगर आदमी को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, क्योंकि आदमी उसकी लंबाई के कंपैरिजन में ना के बराबर है। तो इसका मतलब है 80 सेकेंड में ट्रेन कितना जाती है, अपनी लंबाई प्लस 600 मीटर की दूरी। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई। फिर 60 सेकेंड में ट्रेन कितना जाती है, अपनी लंबाई तो तय करेगी और 300 मीटर लंबे पुल को पार करती। क्लियर। तो अगर इनका डिफरेंस देखें तो 20 सेकेंड में ट्रेन कितनी दूरी तय करती है, 300 सेकेंड की। तो 1 सेकेंड में कितनी तय करती है, 15 मीटर की दूरी। तो चाहे आप पहले से निकाल लो या दूसरे से निकाल लो, ट्रेन की लंबाई तो बराबर आएगी। 80 सेकेंड में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, 15 8 120, 1200 हुआ। तो ट्रेन की लंबाई निकालनी है, 600 घटा दो, यानी कितनी आ जाएगी, 600। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 8 है। यदि इनमें अगली विषम संख्या को भी शामिल कर दिया जाए तो इन 5 संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मुझे डायरेक्ट पता है तो मैं बता सकता हूँ 9 होगा। क्लियर। अब क्यों होगा इस चीज को आप समझो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 2 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत अगर संख्याएं तो उनके बीच में डिफरेंस कितने का होता है, 1 का होता है। तो इनका एवरेज कितना होगा भाई, 2 और 1 3, 3 का एवरेज कितना होगा, 3/2 1.5। एक संख्या जोड़ दें तो कितना होगा, 3 2 5 और 1 6, 6/3 करेंगे तो कितना होगा 2, यानी कि एवरेज कितना बड़ा, 0.5। ठीक है। और अगर सम विषम संख्या के रूप में ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 है और एक विषम संख्या 5 है, तो 3 2 5 और 3 कितना हुआ, 8, 8/2 करेंगे तो एवरेज कितना आया, 4। अब एक अगली संख्या 7 जोड़ दें तो कितना होगा, 7 5 12 3 कितना हुआ, 15, 15 और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ, 5। तो कितना बढ़ा भाई एवरेज, 1 अगर संख्या हमने जोड़ दी तो एवरेज में कितने की वृद्धि हुई, 1 की। क्यों, क्योंकि सम और विषम संख्याओं में डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है। तो इसलिए अगली एक संख्या जोड़ने पर एवरेज में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की। और क्रमागत संख्या में डिफरेंस 1 का होता है, इसलिए अगली एक क्रमागत संख्या जोड़ने पर डिफरेंस कितना, मतलब कितना बढ़ता है, 0.5। तो इस चीज को आप डायरेक्ट याद रखोगे इस कॉन्सेप्ट को। जैसे अगर ये पूछ लिया था कि 2 क्रमागत संख्या जोड़ी गई, तो एक अगर क्रमागत संख्या जोड़ने पर चूंकि जो डिफरेंस होता है क्रमागत संख्याओं में 1 का होता है, तो एवरेज कितना बढ़ेगा, 0.5। और सम विषम है तो उसमें डिफरेंस कितने का होता है, 2 का, तो एवरेज कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगली एक विषम संख्या जोड़ी गई तो विषम संख्याओं में डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है, यानी कि एवरेज में कितने की वृद्धि होगी, 1 की, यानी कि 8 और 1 कितना हो गया, 9। अगर 2 संख्याएं जोड़ी जाती तो एवरेज में 2 जोड़ देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझो यहां से, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट कर लोगे, इसलिए मैंने इसे आपको सॉल्व करके बताया ताकि ये चीज आपको हमेशा ध्यान रहे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक थैले में 5 रुपए 10 रुपए मूल्य के 40 सिक्के हैं, जिनका कुल जो मूल्य है वो कितना है, 310 है। 10 रुपए के सभी सिक्कों और 5 रुपए के सभी सिक्कों के मूल्य का अंतर कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस क्वेश्चन को एलिगेशन से सॉल्व करो। मान लेते हैं कि सारे के सारे सिक्के 5 रुपए के हैं, तो टोटल 40 सिक्के हैं, तो रुपए कितने होंगे, अगर सारे के सारे 5 के होंगे तो 5 चौके 20, 200 रुपए बनेंगे। क्लियर। अगर सारे के सारे 10 रुपए के सिक्के हैं तो वैल्यू कितना होगा, 400, लेकिन है कितना, 310। क्लियर। यानी कि पहला वैल्यू, दूसरा और इनका ओवरऑल। तो एलिगेशन लगा दो, यहाँ पे कितना आएगा आपका 90 और यहाँ पे आपका कितना आएगा, यहाँ पे आपका कितना आएगा 90 और यहाँ पे कितना आया 110। क्लियर। यानी कि 5 रुपए के सिक्के 9 और 10 रुपए के सिक्के कितने हैं, 11। टोटल सिक्के कितने हुए, 20, लेकिन है कितने, 40, यानी कि एक की वैल्यू 2, यानी कि एक्चुअल में ये 18 सिक्के हैं और ये कितने हैं आपके 22 सिक्के हैं। क्लियर। 5 रुपए के 18 सिक्के और 10 रुपए के 22 सिक्के, तो इनकी वैल्यू का अंतर कितना होगा, तो 18 पंचे 90, अगर 18 सिक्के हैं तो इनका टोटल मूल्य कितना हो गया, 90 रुपए, और ये कितना हो गया, 220 रुपए। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 130 रुपए। क्लियर। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंपल है क्वेश्चन। पिंकी 3 घंटे में धारा की दिशा में 27 किलोमीटर चलती है, तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है, x + y, वो कितनी आ गई, 9। और धारा के विपरीत 3 घंटे में 15 जाती है, यानी कि विपरीत चाल कितनी आ गई, 5। तो अगर धारा की चाल यानी कि बड़ा वैल्यू निकालना है तो देखो योगफल दिया, अंतर दिया है,
तो क्या करेंगे, इनको जोड़ के आधा कर देंगे। तो 9 5 14, 14 का आधा 7। यहाँ पे क्या पूछा है, धारा की चाल, तो धारा मतलब छोटे वाले की वैल्यू, तो इनको घटा के आधा कर दो। 9 में से 5 गया तो कितना होता है 4, 4 का आधा करेंगे तो कितना होगा 2। यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनसे आप अपना टाइम बचा पाओगे, तो यही आपको सीखना है और यही आपको आगे लेके जाएंगी। ये चीजें जो है वो आपको आगे लेके जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दिया हुआ है कि कैरोसिन का मूल्य 48 रुपए पर लीटर है और स्पिरिट का मूल्य 30 रुपए पर लीटर है। कैरोसिन और स्पिरिट को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 60 रुपए पर लीटर बेचने पर 50% का लाभ हो। तो अनुपात पूछा है और अनुपात निकालने के लिए एलिगेशन का यूज करते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया एलिगेशन का कॉन्सेप्ट, अगर आप सीपी पे लगा रहे हो तो सारा वैल्यू सीपी का होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो दिया है कि 48 रुपए पर लीटर के हिसाब से इसका जो मूल्य है 48 रुपए पर लीटर है, इसका 30 रुपए पर लीटर है, लेकिन यहाँ पे ये विक्रय मूल्य दिया है 60 रुपए पर लीटर बेचने पर 50% का फायदा होता है। इसका मतलब है पहले इसे हम सीपी में कन्वर्ट करेंगे, फिर एलिगेशन में इसका यूज करेंगे। तो इसका मतलब 150% की जो वैल्यू है वो 60 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, देखो 60 बटे 150, तो ये 1% की वैल्यू, और 100 से गुणा कर देंगे तो ये 100% की वैल्यू। तो 50 से काटेंगे, 50 दूना 100 और 50 तिया 150, और 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, ये 40। एलिगेशन लगा दो, यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 8 आएगा, यानी कि इसका रेशियो कितना होगा, 5:4 होगा। यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, 25,000 रुपए। वह अपनी आय का 80% खर्च करता है और बाकी की बचत करता है। यदि उसकी आय और किए गए खर्च दोनों में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी नई बचत क्या होगी। देखो पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे यहाँ पे 80% खर्च करता है, इसका मतलब क्या हुआ, 80% की वैल्यू होती है 4/5, यानी कि अगर उसकी आय जो है वो 5 है तो खर्चा कितना है भाई, खर्चा जो है वो कितना है, 4 है। यानी कि आय अगर 5 है उसकी, ठीक है, तो खर्चा कितना किया उसने, 4 का किया, तो बचत कितने की की उसने, 1 की की। ठीक है, अब देखो अगर भाई आय में 10% की वृद्धि हो रही है टोटल में और खर्चे में भी 10% की वृद्धि हो रही है, तो यहां से कंफर्म है कि अगर ये दोनों वैल्यू 10-10%, ये 10% अगर ओवरऑल बढ़ रहा है और ये इंडिविजुअली 10% बढ़ रहा है, इसका मतलब है ये दोनों 10-10% बढ़े होंगे तभी ये ओवरऑल इसे 10% बढ़ा पाया। नहीं तो आप इस मेथड से भी लगा सकते हो कि यहाँ पे 5 लोगों में 10% की वृद्धि तो कितना हो, 50%, 4 लोगों में 10% की वृद्धि 40%, और मान लेते हैं यहाँ पे ये x% बढ़ा तो x% हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10%, यानी कि जो बचत है उसमें 10% की वृद्धि हुई। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे कि अगर भाई ओवरऑल 10% वृद्धि हो रही है और एक इंडिविजुअल में 10% की वृद्धि हो रही है, ये भाई टोटल जो है इन दोनों से मिलकर बनता है। तो अगर इसमें 10% की वृद्धि और इसमें टोटल में 10% की वृद्धि, तो जाहिर सी बात है इसमें भी 10% की वृद्धि होगी, तभी ये संभव है। क्लियर, यानी कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 10% की। तो आपको बचत ही निकालनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बचत कितनी है, 1 रेशियो। अब 5 रेशियो की वैल्यू कितनी के बराबर दी है, 25,000 के बराबर, तो 1 रेशियो की वैल्यू 5,000 के बराबर। नई बचत क्या होगी, 10% की वृद्धि हो गई, तो 5,000 का 110% निकाल दो। क्लियर, यानी कितना हो जाएगा आपका 5500। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है निम्न बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। बार ग्राफ एक विशेष दिन में एक फूल की दुकान में 5 अलग अलग फूलों का कुल विक्रय मूल्य और कुल क्रय मूल्य का निरूपित करता है। ठीक है, तो जो आपका लाल वाला है वो क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। क्या दिया गया है कि उस दिन दुकान में बिकने वाले गुलाब, लिली और सूरजमुखी के फूलों की संख्या 7, 5 और 10 है। उस दिन एक गुलाब, एक लिली और एक सूरजमुखी को बेचकर अर्जित लाभ कितना है। देखो यहाँ पे ये समझो, ये विक्रय मूल्य और ये कितना है, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 800, क्रय मूल्य कितना है आपका 450, तो इसका डिफरेंस कितना, 350 का लाभ हुआ जब 7 हमने गुलाब बेचे। तो एक गुलाब पे लाभ कितना हुआ, 50 रुपए का। क्लियर, अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं दूसरा, लिली। लिली कितना है भाई, 720 और 540 का डिफरेंस कितना, 180 का फायदा हुआ जब 6 लिली बेचे हमने। ठीक है, ये यहाँ पे कितना है, 6 लिली है, 5, यहाँ पे कितना है, 5 लिली। ठीक है, तो 5, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 लिली बेचने पर 36 का फायदा होता है। फिर अगला यहाँ पे सूरजमुखी, सूरजमुखी की पे आ जाते हैं 630 और 190, कितना हुआ डिफरेंस यहाँ पे, 140।
140 का फायदा होता है जब 10 बेचते हैं, तो एक पे कितना होगा 40, एक पे कितना होगा 14 का, तो टोटल एक एक पे पूछा गया, तो 36 और 14 50 और 50 ये, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल 100 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, यदि ब्याज त्रैमासिक दे है तो 8,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 महीने अगर देखो त्रैमासिक है, इसका मतलब है 3 महीने एक जो रेट में आएगा, मतलब एक जैसे एक वर्ष का ब्याज निकलता है वैसे 3 महीने का ब्याज निकलेगा। ठीक है, तो रेट हमेशा वार्षिक होती है, तो इसको अगर तिमाही में चेंज करेंगे तो एक साल में तिमाही कितनी होती है 4 होती है, तो इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे और एक तिमाही का ही ब्याज निकालना है, यानी कि 8,000 का कितना परसेंट निकालना है आपको 5/4% निकालना है, तो परसेंट यानी कि अपॉन 100 हो जाएगा। तो 400 से काटेंगे तो कितना हुआ 20 और 20 पंचे कितना हुआ आपका 100, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक गांव की जनसंख्या 3% वार्षिक की दर से घट रही है, यदि वर्तमान जनसंख्या 28,227 है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मान लेते हैं 2 वर्ष पहले x थी तो 3% की दर से घटी, यानी कि अगले साल कितनी हो गई 97% रह गई, फिर अगले साल 97% रह गई, और तो ये वर्तमान आ गया 2 साल के बाद, और वर्तमान में है कितनी 28,227। आप परसेंट से भी फ्रैक्शन वाले मेथड से भी लगा सकते हो, लेकिन वो मेथड यहाँ पे हमने चूज इसलिए नहीं किया क्योंकि 3% दिया है, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लो। देखो 97 का अगर आपको वर्ग निकालना है तो इसका तरीका क्या है, 100 से कितना कम है 3, तो 3 का वर्ग कितना हुआ 0,9, और 97 में से 3 घटाएंगे तो कितना हुआ 94, तो 9409 हुआ। ठीक है, अब 9409 का कितने बार कितनी गुना है ये, तो 3 से अगर गुणा करें तो देखो 3 नाम 27, 2 3 12 2 और 3 नाम 27 और 1 28, यानी कि 3 बार चला जाएगा। तो 100 कितना हुआ 10,000 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30,000। तो वर्तमान में जो जनसंख्या है 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या पूछा है 3% की दर से घट रही है। ठीक है, यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, हाँ 2 वर्ष पूर्व हमने मान लिया ये जनसंख्या थी, तो 1 साल के बाद इतनी हो गई, 1 साल के बाद इतनी हो गई, 2 साल के बाद 2 वर्ष पूर्व मानी है, तो 2 साल अगर हमने चेंजेस किए तो वर्तमान जनसंख्या ये है, तो 2 साल पूर्व जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। क्लियर, ये तो सिंपल है, समझ सकते हो आप। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बल्ब का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का आधा है तो हानि प्रतिशत क्या होगी, यानी कि क्रय मूल्य अगर 2 है तो विक्रय मूल्य कितना है 1 है, तो कितना भाई नुकसान हुआ 1 का नुकसान हुआ 2 पे, तो 100 पे कितना होगा भाई 50%। क्लियर, क्योंकि फायदा या नुकसान हमेशा सीपी पे होता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है 7:3 है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। अब से कितने वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखो ए है और ये बी है, इसकी आयु का अनुपात कितना है 7:3 है। 7 वर्ष बाद यानी कि 7 साल इसमें जोड़े 7 साल इसमें जोड़े तो अनुपात कितना हो गया 2:1। देखो अगर इसकी हमें इसकी एज निकालनी इसकी एज निकालनी है तो किसी जुगाड़ से हमें एक रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो अगर इनमें डिफरेंस बराबर है, मान लेते हैं 5-5 का होता तो 5 की वैल्यू 7 के बराबर हो जाती, लेकिन ये डिफरेंस बराबर नहीं है। यहाँ पे देखो 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, तो इसको इससे गुणा करेंगे इसको इससे गुणा करेंगे और डिफरेंस कर देंगे। देखो 7 × 7 और 3 दूना 6, 7 और 6 का डिफरेंस कितना हुआ 1। अब एक रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर होगी, इसको इससे गुणा करो तो 7 × 7 और 7 दूनी 14, तो डिफरेंस निकालोगे 14 और 7 का कितना आया 7, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 7 आ गई। तो इसका मतलब है ए की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी वर्तमान में एज 7-7 और बी की कितनी हो गई 7-21। अब पूछ रहा है कितने साल के बाद अनुपात 3:2 हो जाएगा, तो 2 तरीके हैं, या तो आप मान लो 1 साल के बाद होगा तो 49 + x और 21 + x, इसकी वैल्यू कब होगी 3/2, तो x का मान निकाल लो कितना आ जाएगा 35। एक दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके लगा लो, तब भी आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से आप लगाना चाहो उस तरीके से लगा सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो अभी जब मैं आपको ये रेशियो वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें बताऊंगा भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि क्लास आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन, एक सम पिरामिड का आधार कितना है 80 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है और पिरामिड का जो आयतन है वो कितना है 16,000 है, उस पिरामिड की ऊंचाई क्या होगी। देखो पिरामिड का जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का एरिया
इंटू ऊंचाई होता है। तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार अगर वर्ग है तो इसकी भुजा 80 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका वर्ग 6400 इंटू ऊंचाई h, इसकी वैल्यू कितनी है 16,000 के बराबर है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, 16 से काटेंगे, 16 1 16, 100 और 16 छक्कू 64, 5 यहाँ पे कितना होगा 2, तो 5 3 15/2 यानी कितना हो जाएगा 7.5। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली हो जाएगा, सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 6 3 18 में से 5 गया तो कितना बचा 13, और 13 और 5 कितना हो गया आपका, 13 5 कितना हो गया 18, 18 3 कितना हुआ 54, 54 और 12 कितना हुआ आपका, 54 और 12 कितना हो गया आपका, 54 और 12 कितना हो गया 66 हो गया, 66 और 5 कितना हो गया 71, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है ए अकेले एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है और सी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य का 65% भाग कितने दिन में पूरा होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए बी और सी, ए इस कार्य को 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है और सी 24 दिन में करता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 72। तो बात क्षण 72 यानी कि एक दिन में 6 लड्डू बनाता है, 18 से काटेंगे तो 18 चौक 72, 4 लड्डू बनाता है और ये 3 आ गया। तो टोटल कार्य 72 है, इसका 65% आपको करवाना है। तो 72 का 65% यानी कि 65/100 कार्य करवाना है तीनों से। तो तीनों एक दिन में काम करेंगे तो कितना काम होगा, 6 4 10 और 3 13। तो 13 25 कितना हुआ 65, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आया 20 और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 36, 36/10 मतलब 3.6। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये दिया हुआ है, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करें और इसके आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। दी गई तालिका 6 अलग अलग शहरों में कोविड-19 से पीड़ित जनसंख्या के प्रतिशत और पीड़ित पुरुष और महिलाओं के अनुपात को दर्शाती है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिया हुआ यदि हरिपुर में कोविड-19 के पुरुष के रोगियों की संख्या कितनी है, इतनी है। तो सीतापुर में कोविड-19 के महिला रोगियों की संख्या हरिपुर कोविड-19 के महिला रोगियों की संख्या से 30% कम है। तो पुरुषों की संख्या भाई हरिपुर में कितनी है, देखो हरिपुर में पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या है 6 रेशियो। तो 6 की वैल्यू कितनी है 8436। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 6 × 6 और 6 चौक 24, न जाने का 0 और 6 छंग 36। तो महिलाओं की संख्या यहाँ पे कितनी होगी 5 रेशियो। 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 5 छक्का 30 और 5 चक्कू 20 और 5 छक्कन 5 और 2 कितना हुआ 7, यानी कि 7030 हो गया। इसमें महिलाओं की संख्या हरिपुर में कितनी है, इतनी है 7030। और जो सीतापुर में जो कोविड-19 में महिला रोगियों की संख्या है वो हरिपुर के महिला रोगियों की संख्या से 30% कम है। तो सीतापुर में जो महिला है वो कितनी होंगी, इससे 30% कम, यानी कि 730 का 70% होंगी। तो 70% निकाल लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हुआ 7 3 21, 2 और 7 7 कितना हुआ 49, यानी कि 4921 है। तो यहाँ पे टोटल पूछा गया, तो भाई सीतापुर में महिलाएं कितनी है, एक रेशियो की वैल्यू 4921 है। तो टोटल कितने हैं 3 रेशियो की वैल्यू आपको बतानी है। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 3 1 3, 3 2 6, 3 9 27 और 3 चौक 12 और 2 कितना हुआ 14,763, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने क्लास को पूरा देखा होगा तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।